नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज हम अपनी क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 और नाम है उसका एटम। तो बेटा एटम को पढ़ने से पहले एटम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। ठीक है ना। ये जो वर्ड है एटम वर्ड है, ये आया है आपके एक ग्रीक वर्ड एटोमॉस से। एक ग्रीक वर्ड है बेटा, और वो जो ग्रीक वर्ड है वो कौन सा है, वो है एटोमॉस। एक ग्रीक वर्ड है कौन सा, एटोमॉस। यहाँ से आपका एटम आया है। ठीक है ना। इस एटोमॉस का जो मतलब होता है, एटोमॉस का मतलब होता है बेटा नॉट कट। एटोमॉस का मतलब होता है नॉट कट, मतलब जिसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता उसको ही हम एटोमॉस या फिर एटम कहते हैं। और एक ग्रीक वर्ड है और कहाँ इसका मतलब होता है नॉट कट। ठीक है ना। ये जो एटम होता है वो अनडिविजिबल, ये एक अनडिविजिबल पार्ट है मैटर का। ये एक मैटर का अनडिविजिबल पार्ट होता है, मतलब इसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। सबसे पहले डाल्टन ने ये पोस्टुलेट दिया था। सबसे पहले डाल्टन ने ये पोस्टुलेट दिया था कि ये जो एटम होता है, ये एटम मैटर का अनडिविजिबल पार्ट होता है। ठीक है ना। तो एटम के बारे में क्लियर है। ये इसका नाम है कौन सा, कहाँ से आया ये नाम, ये एक ग्रीक वर्ड है एटोमॉस, और वहाँ से ये नाम जनरेट हुआ है। अब हम आगे बेटा इसके बाद एटम के बाद बात करते हैं। इसमें कईयों थ्योरियाँ आई, कईयों पोस्टुलेट्स दिए गए। जैसे सबसे पहले एक पोस्टुलेट जो दिया था या अपना जो मॉडल दिया था, वो मॉडल दिया था थॉमसन ने। ठीक है ना। तो अब हम आगे जब क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। तो बेटा यहाँ तक इसको नोट कीजिए। हाँ तो बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जो थॉमसन था उसने अपना एटम का मॉडल कैसा पोस्टुलेट किया। अकॉर्डिंग टू थॉमसन ये जो एटम होता है बेटा, एटम एक स्पेरिकल शेप होती है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम इज ए स्पेरिकल शेप इन विच electrons are electrons are as a seeds in watermelon। तो ये जो है ये एक वाटरमेलन से रिलेटेड स्ट्रक्चर होती है। थॉमसन ने अपने मॉडल में ये कहा था कि जो एटम होता है, एटम एक स्पेयर होता है, और स्पेयर किसका होता है, पॉजिटिव चार्ज का। मतलब ये जो पूरी की पूरी शेप है इसकी, इसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, और इसका जो मास है, पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम। ठीक है ना। ये जो मास है इसका और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसमें चारों तरफ यूनिफॉर्मली क्या है, फैला हुआ है।
और इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या है बेटा, ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फैले हुए होते हैं जैसे वाटरमेलन होता है, तरबूज के अंदर जो उसके सीड्स होते हैं, जो उसके बीज होते हैं, उनके जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है। इस तरीके से ये जो एटम था थॉमसन का, उसके अकॉर्डिंग ये जो एटम था ये न्यूट्रल होता था, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के क्या था, इक्वल था। तो ये बेटा ये थॉमसन का मॉडल था। इसमें भी कुछ कमियां थी, कुछ लिमिटेशंस थी, जिनको बाद में थॉमसन क्या वो रदरफोर्ड ने दूर किया। और अपने जो उसने रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग जो अपना एक्सपेरिमेंट दिया था उसके अकॉर्डिंग उसने और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन ये मॉडल थॉमसन का था। इसमें ये जो स्फीयर था उसने इस स्फीयर को ये जो स्फीयर था इस स्फीयर को 10⁻⁻10 मीटर रेडियस का बताया था। किसने, थॉमसन ने, कि ये एक 10⁻⁻10 मीटर रेडियस का एक क्या होता है, स्फीयर होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ यूनिफॉर्मली फैला होता है, उसका मास भी ऐसे फैला हुआ होता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज एज ए वाटरमेलन में जैसे सीड्स होते हैं उनकी तरह फैला हुआ होता है। या फिर एक स्वीट होती है, एक डिश होती है बेटा, उसको बोला जाता है पुडिंग, ठीक है ना। एक डिश होती है फॉरेन में, उसको बोला जाता है पुडिंग, एज ए केक के जैसा डिश होता है। उस डिश में जिस तरीके से प्लम्स होते हैं उस डिश के अंदर जब प्लम्स डाले जाते हैं तो उस डिश में उसकी जो पुडिंग है उसको पुडिंग बोला जाता है। तो पुडिंग में जैसे प्लम्स होते हैं उनके जैसा भी ये मॉडल होता है, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो बेटा ये था अपना थॉमसन मॉडल। अब बाकी की चर्चा करते, अब बाकी आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं किसकी, थॉमसन मॉडल जो इसने जो दिया था उसमें क्या क्या लिमिटेशंस थी उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो बेटा इसको यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। हाँ तो बेटा हमने पढ़ा था अभी थॉमसन मॉडल में कुछ कमियाँ थी, और वो कमियाँ क्या थी वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं बेटा लिमिटेशंस ऑफ एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। तो इसमें मेनली 2 कमियाँ थी बेटा एटॉमिक मॉडल में। और क्या कमियाँ थी कि जो थॉमसन मॉडल था वो लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम। जो थॉमसन मॉडल था वो लाइन स्पेक्ट्रम की, ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो हमें क्यों मिलता है, इस बारे में वो जो थॉमसन मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी बेटा कि ये जो थॉमसन मॉडल था, ये थॉमसन मॉडल जब अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो किया था रदरफोर्ड ने, तो उसमें जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो लार्ज स्कैटर्ड हुए थे, लार्ज एंगल पर जो स्कैटर्ड हुए थे उनके बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो लार्ज एंगल पर क्यों मतलब स्कैटर्ड हुए थे, क्यों मतलब डेविएट हुए थे लार्ज एंगल पर। तो उस चीज़ के बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देखो लार्ज एंगल पे कईयों जो पार्टिकल्स थे वो क्या हुए थे, स्कैटर्ड हुए थे। कब हुए थे, जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था थॉमसन मॉडल के बाद। रदरफोर्ड ने ये बताया था कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग हम करते हैं किसी भी एटम के ऊपर, तो उसमें कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स एक लार्ज एंगल पर भी डेविएट होते हैं। तो उस बारे में ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो लार्ज एंगल में जो डेविएट होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो उनमें से पार निकल जाते हैं, किसमें से, एटम में से। अब देखो ये जो थॉमसन का मॉडल था उसके अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव जो पार्ट होता है
पॉजिटिव पार्ट ये पूरा ओवरऑल होता है, मतलब यहाँ हर जगह पॉजिटिव चार्ज होता है। जब अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पर इस तरीके से अल्फ़ा पार्टिकल्स की जब बॉम्बार्डिंग हुई थी, अल्फ़ा पार्टिकल्स जब यहाँ आते हैं इसके पास में, तो वो इस पॉजिटिव से क्या होते हैं, डेविएट होते हैं, और डेविएट होने के बाद वो इस तरीके से स्कैटर्ड हो जाते हैं, कुछ ऐसे चले जाएंगे। कब? अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल। लेकिन कुछ रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स इस एटम में से होके और ऐसे डेविएट हुए थे, इस तरीके से डेविएट हुए थे। तो उस बारे में वो डेविएट क्यों हुए थे, इतने एंगल पे डेविएट क्यों हुए थे, क्योंकि वो उसमें से पार निकल गए थे बेटा। लेकिन अगर यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये इस हिसाब से तो ये यहीं ऐसे ही मतलब डेविएट होने चाहिए थे, लेकिन उसमें से पार नहीं जाने चाहिए थे। किस पर? लार्ज एंगल पर। तो ये जो एटॉमिक मॉडल था थॉमसन का, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो अल्फ़ा पार्टिकल्स लार्ज एंगल पर डेविएट क्यों हो रहे हैं। तो बेटा अब इसके बाद इसमें कुछ कमियां आई थी इस मॉडल में, यहाँ तक नोट कीजिए बेटा इसको। हाँ, तो बेटा यहाँ तक कुछ कमियां आई थी, किसमें? थॉमसन मॉडल में कुछ कमियां थी, उनको दूर किया कि फिर रदरफोर्ड ने अपने दो साथियों, अपने दो कोलैबोरेटर्स थे, गाइगर और मार्सडेन के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट को जाना गया रदरफोर्ड्स अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसके आधार पर, उसके बेसिस पर रदरफोर्ड ने हमें बताया कि ये जो एटम होता है, एटम में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ नहीं होता है कि पूरे एटम में ही फैला हुआ है, वो सेंट्राइज्ड होता है। वो क्या होता है? सेंट्राइज्ड होता है। और जहाँ पर वो सेंट्राइज्ड होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं बेटा न्यूक्लियस। उस पार्ट को कहा जाता है न्यूक्लियस। जिस जगह पर एटम का सारा मास सेंट्राइज्ड होगा, एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंट्राइज्ड होगा, उस पॉइंट को कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की जो खोज की थी वो की थी बेटा किसने? रदरफोर्ड ने अपने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। तो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये क्या था, और इसके आधार पर हमें कैसे पता लगा कि जो एटम होता है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और सारा मास और पॉजिटिव चार्ज उसके बीच में ही सेंट्राइज्ड होता है। ठीक है बेटा, तो अब हम करो। हाँ, तो बच्चों देखो, अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये किया था किसने? रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड के दो कोलैबोरेटर थे, और वो जो कोलैबोरेटर थे उनके नाम थे बेटा गाइगर एंड मार्सडेन। क्या नाम था? गाइगर एंड मार्सडेन। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था गाइगर एंड मार्सडेन ने। और फिर रदरफोर्ड ने इसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन दिए थे। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट क्या था, इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने यहाँ रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था। किसका? अल्फ़ा पार्टिकल्स का। एक मैटर था यहाँ, कोई भी मैटर हो सकता है, ठीक है ना, और वो मैटर यहाँ रख दिया था ऐसे। ये लेड कैविटी होती है, ये क्या होती है? लेड कैविटी। ये लेड कैविटी होती है बेटा। और लेड कैविटी से
अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे इमिट होते हैं, यहाँ से चले, फिर ये जो कॉलीमेटर है ये क्या करता है, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स इधर उधर जो बिखरे हुए होते हैं उनको एज ए बीम आगे बढ़ाता है, मतलब एक बीम बना देता है अल्फ़ा पार्टिकल्स का। और वो अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ जब गोल्ड फॉइल, ये क्या है, ये एक गोल्ड फॉइल है। गोल्ड फॉइल जैसे वो बोलते तो हैं ना, फॉइल्स आती हैं मिठाइयों पे लगती हैं, ऐसे जैसे सिल्वर फॉइल आती हैं, ठीक है ना, ऐसी गोल्ड फॉइल आती हैं, उनको पीट पीट कर लगभग उनकी विड्थ इतनी बना दी बेटा, 10 पावर -8 मीटर उनकी थिकनेस इतनी होती है, 10 पावर -8 मीटर। इतनी पतली एक फिल्म है जिसकी थिकनेस किसके बराबर है, लगभग नियरेस्ट एक एटम के बराबर है। एटम की जो एटम का जो रेडियस होता है वो लगभग 10 पावर -10 मीटर होता है, ये उसका साइज होता है एक एटम का। तो लगभग एटम के साइज के बराबर ही क्या कर दिया, उसको पीट पीट के इतना पतला कर दिया। अब देखो ये यहाँ गोल्ड फॉइल लगी हुई होती है, जब अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ गोल्ड फॉइल पर टकराते हैं, जब अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ गोल्ड फॉइल पर टकराते हैं तो क्या हुआ, उन्होंने ये देखा कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स तो ऐसे डेविएट हुए इस तरीके से, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स तो इस तरीके से डेविएट हो गए, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स टकरा के वापस ऐसे लौट गए, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से ऐसे सीधे यहाँ टकराए। किस पर, यहाँ एक ये पर्दा होता है और ये पर्दा बना होता है किसका, जिंक सल्फेट का। ये स्क्रीन होती है, जिंक सल्फेट की बनी हुई स्क्रीन होती है। और काम क्या करती है, जैसे जो फोटोग्राफिक प्लेट आती थी ना पहले, जो ब्लैक एंड वाइट जो फ़ोटो चलते थे, फिल्म बनती थी, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बनते थे, उनमें एक रील आती थी कैमराज में। वो कैमराज में क्या होता था कि जहाँ जहाँ लाइट पड़ती थी वहाँ वहाँ स्पॉट बन जाते थे। तो वही सिस्टम यहाँ था। ये जो ZNS स्क्रीन थी, जिधर अल्फ़ा पार्टिकल्स टकराएंगे, जिधर स्ट्राइक करेंगे, उधर एक क्या बन जाएगा, एक स्पॉट बन जाएगा, यहाँ एक स्पॉट बन जाएगा जहाँ टकराएंगे। तो हमें मालूम चल जाएगा कि अल्फ़ा पार्टिकल्स कहाँ कहाँ टकराए हैं। और ये जो व्यू देख रहे हो ना आप, ये व्यू वर्टिकल व्यू है। वर्टिकल व्यू मीन्स आप ऐसे देख रहे हो उसको ऊपर से। कहाँ से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, ना कि साइड से। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट को हम देख कहाँ से रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं बेटा, ऐसे वर्टिकली ऐसे देख रहे हैं नीचे, जैसे हेलीकॉप्टर से देखते हैं ना, ऐसे देख रहे हैं हम इस एक्सपेरिमेंट को। ये डायग्राम उसी के जैसा बनाया है। यहाँ देखिए, यहाँ एक माइक्रोस्कोप होता है, यहाँ एक माइक्रोस्कोप होता है। इस माइक्रोस्कोप की सहायता से जहाँ जहाँ पर जैसे धब्बे हमें मिले हैं ZNS पे, उनको देखा गया था। काफ़ी छोटे होते हैं भैया अल्फ़ा पार्टिकल्स, तो धब्बे भी छोटे होते हैं, उनको बड़ा करके देखा गया। ये जो थीटा, जितने जितने पे ये स्कैटर्ड हुए, जितने एंगल से ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए, उस एंगल को कहा जाता है स्कैटरिंग एंगल। उस एंगल को स्कैटरिंग एंगल कहा जाता है। और इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर रदरफोर्ड को मालूम चला कि जो एटम होता है, उस एटम के बीच में, मतलब ओवरऑल जो एटम होता है वो एक फ्री स्पेस होता है, और केवल उसके बीच में एक जैसे एक रूम होता है ना, रूम, और रूम में अगर कोई पिन पड़ी हो तो पिन का जो हेड है उसके जितना, जैसे इसको अगर एटम मान लें हम इस रूम को, और यहाँ कहीं एक पिन पड़ी हो, उस पिन का जो हेड होगा वो एज ए न्यूक्लियस होगा, और बाकी का ये जो साइज होगा रूम के इक्वल, वो जो साइज होगा वो एटम का होगा। ठीक है ना, इतना बड़ा एटम और पिन के बराबर न्यूक्लियस। तो ये रेशो होता है बेटा पिन के, ये रेशो होता है एटम के साइज और न्यूक्लियस के साइज के बीच में। इतना बड़ा रेशो होता है, लगभग 10⁻⁻15 का तो न्यूक्लियस होता है। ये साइज होता है न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 मीटर, और ये साइज होता है 10⁻⁻10 किसका, एटम का। वो एज ए पिन के बराबर हो गया।
तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसके बाद ही रदरफोर्ड को मालूम चला कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम में, वो पूरे में फैला हुआ नहीं होता, वो सेंट्राइज होता है। वो कहाँ होता है? बीचों बीच में होता है एटम के। और बाकी का जो सारा एटम है, वो बाकी का एटम क्या होता है? वो फ्री स्पेस होता है। वो एटम क्या होता है? फ्री स्पेस। उसमें बीच में खाली जगह होती है। तभी तो भाई खाली जगह थी, तभी तो यहाँ से ही अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे निकल गए। अगर वो खाली जगह नहीं होती तो अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या निकल पाते? क्या कभी नहीं निकल पाते। ठीक है ना। और ये जो इधर टकरा के जो वापस गए हैं, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे वापस गए हैं, वो किस लिए गए हैं? क्योंकि यहाँ जो पॉजिटिव कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के पास में आके टकराए और फिर उनमें रिपल्सन हुआ और वो ऐसे फिर लौट गए। ठीक है ना। और ये किसकी वजह से टकराए? जो फ्री स्पेस था एटम का, उसकी वजह से उसके पार निकल के और फिर जिंक सल्फेट की स्क्रीन पर टकराए। ठीक है ना। तो अब हम, ये तो था एक्सपेरिमेंट, इसको बेटा यहाँ तक नोट कीजिए। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगा रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या क्या अपने ऑब्जर्वेशन दिए थे। तो बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, तो बेटा रदरफोर्ड ने अपने अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ ऑब्जर्वेशन दिए थे, और वो ऑब्जर्वेशन हम इस ग्राफ की हेल्प से समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, ये ग्राफ आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जो ऑब्जर्वेशन जो रदरफोर्ड ने जो दिए थे, वो क्या थे ऑब्जर्वेशंस? तो रदरफोर्ड ने ये कहा था बेटा कि जितने भी लगभग 0.14% जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, कितने? 0.14% अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ जो है, पहले तो ये समझिए कि ये जो ग्राफ है वो बन रहा है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स। ये तो हम बाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितने नंबर में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हुए? स्कैटर्ड हुए। तो ये इस एक्सिस पर तो हमने नंबर को शो किया है स्कैटर्ड पार्टिकल्स का। और ये जो एक्सिस है, कौन सा? एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पर हमने स्कैटरिंग एंगल को डिग्री में रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? यहाँ एक्स एक्सिस पर स्कैटरिंग एंगल, बाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स। ठीक है बेटा। अब इसी ग्राफ के बेसिस पर, या जो एक्सपेरिमेंट था वो जो किया, उसके बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि लगभग 0.14% जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो 1 डिग्री से ऊपर, जो 1 डिग्री जो डेविएशन स्कैटर्ड जो एंगल है, उससे ज़्यादा एंगल पर क्या हुए थे? डेविएट हुए थे, स्कैटर्ड हुए थे। इसके अलावा उन्होंने एक बात और नोटिस की थी। उन्होंने क्या नोटिस किया? उन्होंने ये नोटिस किया कि बेटा लगभग 8,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल 90 डिग्री के एंगल पर स्कैटर्ड हुआ। 8,000 में से कितना? एक पार्टिकल 90 डिग्री के एंगल पर स्कैटर्ड हुआ। और उन्होंने फिर कुछ पोस्टुलेट्स दिए। इसके बाद उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, या कुछ इस एक्सपेरिमेंट के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया। और क्या एक्सप्लेन किया? उन्होंने बताया कि अधिकतर जो पार्ट है किसका? एटम का, वो फ्री स्पेस है। अधिकतर पार्ट फ्री स्पेस है, क्योंकि जो अधिकतर अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो उसमें से जो गोल्ड फॉइल थी उसमें से पार निकल गए थे, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स एंगल्स, अलग अलग एंगल्स पर स्कैटर्ड हुए थे। ठीक है ना। तो अब इसके बाद बेटा हम बात करेंगे किसकी? इसके बाद हम बात करेंगे रदरफोर्ड का एटम मॉडल। रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के बाद
अपने ऑब्जर्वेशन के बाद अपना एक मॉडल दिया और अब हम उस मॉडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले बेटा इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन बेटा रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उसको पढ़ने से पहले हम कुछ टॉपिक्स और हैं ऑब्जर्वेशन के अंदर ही हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे रिपल्सिव फोर्स, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल था ना, उस अल्फ़ा पार्टिकल और जो अपनी जो फॉइल थी गोल्ड फॉइल, उसके जो न्यूक्लियस थे उनके बीच में तो रिपल्सिव फोर्स तो लगेगा बेटा। एक अल्फ़ा जो पार्टिकल होता है, अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? 2 प्रोटॉन्स होते हैं प्लस 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इस तरीके से इसमें 2 यूनिट तो हो गए किसके? चार्ज के, और 4 यूनिट हो गए किसके? मास के। तो अल्फ़ा पार्टिकल को रिप्रेजेंट किया जाता है 2He4 से। और ये जो पार्टिकल है ना, अल्फ़ा पार्टिकल कैसा पार्टिकल है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज, और ये जो अपनी जो फॉइल थी गोल्ड फॉइल, उसमें एटम थे ऐसे बीच बीच में, मतलब उसकी जो थिकनेस थी वो लगभग एक एटम के इक्वली तो थी, ऐसे ही थी बेटा। और उसके बीच में बताया था कि यहाँ कहीं न्यूक्लियस होता है, यहाँ कहीं न्यूक्लियस होता है। तभी तो यहाँ से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे थे, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स इस एटम के फ्री स्पेस से होकर पास कर गए, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स तो यहाँ से पास कर गए, ऐसे इसमें से आर पार निकल गए। और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो इस न्यूक्लियस के पास आए थे, ऐसे कुछ न्यूक्लियस के पास में आए, तो उन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है और अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपल्सन कर रहे हैं दोनों एक दूसरे का। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। इसलिए जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं कुछ ऐसे भी स्कैटर्ड हुए। क्यों? क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लग गया दोनों के बीच में। न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस पॉजिटिव है, फिर उसके अलावा अल्फ़ा पार्टिकल, तो अल्फ़ा पार्टिकल भी क्या है? वो भी पॉजिटिव है। इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों में रिपल्सन हुआ। ठीक है, तो अब हम कौन सा फोर्स पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं रिपल्सिव फोर्स, जो लगता है किस किस के बीच में? अल्फ़ा पार्टिकल के बीच में और अपने न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक नोट कीजिए। फिर हम रिपल्सिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, तो बेटा अब हम पढ़ रहे हैं रिपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स? रिपल्सिव फोर्स। और बिटवीन किस किस के बीच में? अल्फ़ा पार्टिकल, between alpha particle and न्यूक्लियस। अल्फ़ा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ के आए बेटा, देखो क्या पढ़ के आए। एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, दोनों चार्ज r डिस्टेंस पर, तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा। उस फोर्स की वैल्यू लिखी थी कि Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, ये लिखी थी ना।
के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यही लिखी थी। देखो अब हमारे पास क्या है बेटा, एक तो है क्या न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पर चार्ज कितना ZE, जहाँ Z एटॉमिक नंबर, E क्या हो गया इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ये भी कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। देखो Q = NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से लिखते हैं कि नहीं, Q = NE। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर है Z और E की जगह तो E है ही है, तो Q = कितना आ गया ZE। इस न्यूक्लियस पर कितना चार्ज हो गया बताओ, कितना पॉजिटिव चार्ज हो गया, प्लस का ZE, ये मान लिया। और भाई ये कहाँ था, ये ZE ये उसमें था। देखो ये ऐसे है, ये एटम है और ये फॉइल है, ऐसी पूरी क्या है, फॉइल है, गोल्ड फॉइल। और ऐसे जाने कितने एटम हैं इसमें। अब यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है, ऐसे स्कैटर्ड करने आ रहा है, और सॉरी स्कैटर करने नहीं, इसके पास में आ रहा है, ऐसे आया इसके पास में अल्फ़ा पार्टिकल आया। तो अब देखो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, एक डिस्टेंस पर जब ये आएगा इसके फील्ड के आसपास, तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना। हम ये मान लेते हैं कि ये इसके पास कहाँ तक आ गया, R डिस्टेंस तक आ गया, जिसको क्लोजेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्लोजेस्ट डिस्टेंस को, कईयों जगह R0 से भी लिख देते हैं। ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस है जहाँ अल्फ़ा पार्टिकल आया इसके फील्ड में, ठीक है ना। ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो गया R। इस R जब ये यहाँ R पे पहुँचेगा इस क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर, तब इस पर फोर्स लगेगा और ये इधर क्या करेगा, इसको ऐसे स्कैटर्ड कर देगा या फिर इसको ऐसे भेज देगा। कैसे भी भेज सकता है भाई, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे भी भेजे वो उसको अल्फ़ा पार्टिकल को। तो आई बात समझ में। इस पर अल्फ़ा पार्टिकल पर, ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब 2 प्रोटॉन हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो क्या है इस पे, 2 प्रोटॉन है। तो अल्फ़ा पार्टिकल पर जो चार्ज हो गया वो तो हो गया 2E। तो भैया यहाँ दूसरे वाला जो चार्ज है उसकी वैल्यू हम +2E लिख दें ना। एक चार्ज अपना अल्फ़ा पार्टिकल है और एक है ZE न्यूक्लियस। तो Q1 तो लिखा मैंने कितना, Q1 तो लिखा ZE, और Q2 क्या लिखा बेटा, Q2 लिखा मैंने कितना 2E एंड ZE। अब दोनों के बीच में कितना रिपल्सिव फोर्स लगेगा बताइए, बताओ। F = K, Q1 की जगह तो लिखा मैंने कितना ZE लिख दिया, और Q2 की जगह लिखा मैंने 2E, और दोनों के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस R, तो ये उसका R का स्क्वायर हो गया। अब रिपल्सिव फोर्स कितना लग गया बताओ, मल्टीप्लाई कर दो, 2K ZE², यही हुआ ना, 2K ZE², E और E² अपॉन R²। तो ये आ गया बेटा रिपल्सिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड अल्फ़ा पार्टिकल। तो यहाँ तक इसको नोट कीजिए। हाँ तो बेटा अब हम बात करने जा रहे हैं, ये तो हो गया अपना रिपल्सिव फोर्स जो उसके बीच में लग रहा था। एक पैरामीटर और चलता है बेटा, इम्पैक्ट पैरामीटर। ये क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर। इसके बारे में और समझ लो थोड़ा बहुत। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, B से।
थोड़ा बहुत इसके बारे में और समझ लो, फिर हम रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे। कुछ नहीं है, थियोरेटिकल है, याद रखना है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, देखो समझना है इसको। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, जैसे ये अपना जो नाभिक है और इधर से कोई अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है, एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा है जो बिल्कुल ऐसे आता है, हेड ऑन क्या करता है, कॉलिजन करता है। एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा है जो हेड ऑन कॉलिजन करता है इस तरीके से, ठीक है ना। हेड ऑन करने वाले का जो वेलोसिटी जो वेक्टर होगा वो यही तो होगा, उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, ये होगा। ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर किसका, जो पार्टिकल हेड ऑन कॉलिजन कर रहा है उसका वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया। इसके वेलोसिटी वेक्टर से, इसके वेलोसिटी वेक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई भी अल्फ़ा पार्टिकल है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। जैसे मान लो ये तो हेड ऑन कॉलिजन करेगा तो ये उसका तो वेलोसिटी वेक्टर हो गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन यही तो है, तो ये उसका क्या हो गया, वेलोसिटी वेक्टर। और उस वेलोसिटी वेक्टर से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, अल्फ़ा पार्टिकल की। जो भी अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है टकराने के लिए, जो भी आ रहा है, ठीक है ना, उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को इम्पैक्ट पैरामीटर कहा जाता है। अब ज़रा बताइए मुझे, अगर कोई अल्फ़ा पार्टिकल हेड ऑन कॉलिजन करे यहाँ, मतलब इधर आ रहा है, इसी के अलोंग आ रहा है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, 0 हो गई ना। b की वैल्यू कितनी हो गई, 0, इसी पे तो आ गया वो, तो b की वैल्यू क्या हुई, 0, कितनी हो गई, 0। अब v की वैल्यू 0 है, मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, 0 है, 0 है। तब क्या होगा, जो अल्फ़ा पार्टिकल आएगा ऐसे, वो ऐसे के ऐसे ही लौट जाएगा, तो उसका स्कैटरिंग एंगल कितना होगा, थीटा होना चाहिए बेटा उसका 180 डिग्री। तो जिसका इम्पैक्ट पैरामीटर 0, उसका स्कैटरिंग एंगल कितना, 180 डिग्री, ठीक है। अब b की वैल्यू बढ़ते जा रही है और इसके रेंज से दूर निकलते जा रहा है अल्फ़ा पार्टिकल। जो भी अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है वो इसके रेंज में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अब मान लो यहाँ से अगर कोई अल्फ़ा पार्टिकल पास करता है इतनी दूर से, तो वो कैसे गुजरेगा, उस पर भाई कोई रिपल्सिव फोर्स तो लगेगा नहीं, तो वो थोड़ा सा लगेगा अभी तो वो ऐसे पास कर जाएगा। अब बताओ स्कैटरिंग एंगल कितना हुआ, कम हुआ ना, स्कैटरिंग एंगल क्या हुआ, कम हुआ, थीटा हुआ कि नहीं। जैसे जैसे इस रेंज से वो जैसे दूर होता जाएगा वैसे वैसे स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू घटते जाएगी, स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू घटते जाएगी। दूसरी बात, रिपल्सिव जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी, रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे b की वैल्यू बढ़ेगी। और b की वैल्यू जैसे जैसे घटेगी, जैसे जैसे इसके नज़दीक से ये पास करेगा, रिपल्सिव फोर्स उस पर ज़्यादा लगेगा और जो डेविएशन जो स्कैटरिंग जो एंगल है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ये यहाँ 0 से, अब जैसे कोई मान लो यहाँ से पास कर रहा है तो वो तो सीधा ही पास करेगा ना, वो वही इसके एरिया में आया ही नहीं कोई अल्फ़ा पार्टिकल, ऐसे सीधा ही पास करेगा। कितना हो गया स्कैटरिंग एंगल, 0 डिग्री हो गया। स्कैटरिंग एंगल कितना हो गया, 0। जब b की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी, और b क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर है। तो बेटा स्कैटरिंग एंगल इस तरीके से इम्पैक्ट पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो बेटा यहाँ तक अगर नोट करना हो तो यहाँ तक नोट कीजिए। फिर हम आगे बात करते हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की। हाँ तो बेटा ये है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। और रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या कहा था, रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में कहा था कि जो एटम होता है, एटम का अधिकतर पार्ट, जो न्यूक्लियस के बाहर जो पार्ट होता है वो अधिकतर पार्ट फ्री स्पेस होता है। क्या होता है, फ्री स्पेस।
मतलब वहाँ कोई भी मैटर नहीं होता, तभी तो अल्फ़ा पार्टिकल पास हो गए थे, इसमें से पार निकल गए थे तभी तो। और रदरफोर्ड ने हमें ये भी बताया था कि ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस उस एटम के बीच में होता है, बिल्कुल सेंट्राइज्ड होता है, और इसी न्यूक्लियस पर जो एटम होता है उसका मास और उसका जो पॉजिटिव चार्ज है, किसका, एटम का, वो पॉजिटिव चार्ज सेंट्राइज्ड होता है। वो सेंट्राइज्ड कहाँ होता है, उसके न्यूक्लियस पर, ठीक है ना। इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसका साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसके अलावा रदरफोर्ड ने हमें ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते रहते हैं, रिवॉल्यूशन करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और ये जब चक्कर लगाते हैं कितने वेलोसिटी से, b वेलोसिटी से, जब ये ऐसे चक्कर लगाते हैं b वेलोसिटी से, तो इनको जो इसमें सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए जो रिक्वायर्ड जो सेंट्रीपेटल फोर्स है mv²/r, वो कौन प्रोवाइड कराता है, वो प्रोवाइड कराता है बेटा जो इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, जो एट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, वो एट्रैक्शन वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है एक तरीके का। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो एट्रैक्टिव टाइप का जो फोर्स है, वो इसको इसमें सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। तो mv²/r, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसके इक्वल लिख सकते हैं। क्या फोर्स लगेगा, Q1 तो हो गया ZE, और एक हो गया इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो ये बनेगा अपॉन, और डिस्टेंस ये हो गया r², तो ये बनेगा mv²/r इज इक्वल टू kZe²/r²। तो ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, ठीक है ना। इसके अलावा रदरफोर्ड ने एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस और निकाली थी, जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस थी, जिसमें अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था, उसमें क्लोजेस्ट डिस्टेंस, उसको मैं एक्सप्लेन आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ कर दूंगा। उसको हम क्या एक्सप्लेन करना भूल गए, इसलिए वो जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, उस क्लोजेस्ट डिस्टेंस को अब हम नेक्स्ट अपना जो भी वीडियो आएगा मैं उसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है बेटा। तो देखते रहिए, आगे और भी टॉपिक आने वाले हैं अच्छे, ठीक है ना। और इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और ज़्यादा बेनिफिट्स स्टूडेंट्स को मिल सकें। थैंक यू।